बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप स्टडी करेंगे द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आइडेंटिकल पार्टिकल सिस्टम की सीरीज़ में। यह आज लास्ट आर्टिकल है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है क्या? मैं पहले भी प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में बताती रही हूँ। आप इसका जो स्टेटमेंट है उसके बारे में जानते हैं। वुल्फगैंग ने जो पॉली, उसका पूरा नेम था वुल्फगैंग पॉली, उसने ये प्रिंसिपल क्रिएट किया था, जो कहता क्या है बेसिकली एक ही स्टेट के अंदर दो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकते सेम टाइम के ऊपर। जब हम फर्दर स्टडी करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में, तो ये कहता है कि जैसे आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन सेम स्टेट के अंदर एक से ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली है क्या, कौन से टाइप के पार्टिकल्स हैं? As we know that there are two types of particles exist in nature, that are fermions and bosons. fermions वो होते हैं जो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स को पोजेस करते हैं या होल्ड करते हैं। bosons वो होते हैं जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स को होल्ड करते हैं। जब हमने इसका फर्दर स्टडी किया तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास फर्मियोन्स कहलाते हैं। वो फर्मियोनिक उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स को होल्ड करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन फर्मियोन्स हैं तो उनका वेव फंक्शन भी हमें पता है, उनका वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होता है। बोसोन्स का जो वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक होता है। ये सारा हम पहले ब्रीफली स्टडी कर चुके हैं। आज मैं जस्ट उसका ओवरव्यू दे रही हूँ। और जो फर्मियोन्स हैं वो उनका जो वेव फंक्शन है वो आपके पास एंटी सिमेट्रिक होता है। तो अब चूंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को स्टडी करने जा रहे हैं तो इसलिए जो वेव फंक्शन हमें रिक्वायर होगा वो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा। अब ये रिजल्ट कहाँ से आया? ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, जब सिमेट्री पास्टुलेट करवाया था तो मैंने सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए जो रिजल्ट्स लिखे थे उसमें से मैंने एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन वाले रिजल्ट को डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी हम लिख सकते थे, तो इसलिए मैंने वो वाला रिजल्ट ले लिया। अब ये रिजल्ट लेने का बेसिकली है क्या मकसद? रिजल्ट लेने का मकसद इसका ये है क्योंकि हम स्टडी करने जा रहे हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है कि आपके पास दो इलेक्ट्रॉन एक स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जब इलेक्ट्रॉन फर्मियोन्स हैं तो फिर हम फर्मियोन्स के लिए भी कहेंगे कि सेम टाइम पर सेम स्टेट के अंदर, एक सिंगल पार्टिकल स्टेट के अंदर फर्मियोन्स एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, एट अ टाइम एक ही होगा। तो ये आपके पास फिर फर्मियोन्स होंगे। और एज वी नो दैट फर्मियोन्स का जो वेव फंक्शन है वो एंटी सिमेट्रिक होता है, इसलिए मैंने एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए जो रिजल्ट था वो मैंने एज इट इज़ राइट कर लिया। अब हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। मैंने जो बातें बताई हैं वो मैंने राइट भी की हैं। अब हम फर्दर इसको स्टडी करने के लिए फॉर एग्जांपल अज्यूम कर भी लेते हैं कि अगर ऐसे होता है इफ़ एनी टू पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द सेम सिंगल पार्टिकल स्टेट, कि अगर ऐसे हो जाए कि हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को एक साइड पर थोड़ा सा रख के अगर हम कहें कि दो पार्टिकल सेम टाइम पर सिंगल स्टेट को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, तो फिर ये डिटर्मिनेंट का रिजल्ट डेफिनेटली चेंज होगा। आपके पास ये जो यहाँ पे N1 है ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो Chi1 है Chi2 है ये पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये पार्टिकल किस पोजीशन पर लाई कर रहा है। तो यहाँ पे N1 ये सारी स्टेट है। तो फॉर एग्जांपल जब स्टेट सेम हो जाएंगी, यानी कि पार्टिकल स्टेट है N1 जो है वन पार्टिकल की स्टेट है, N2 सेकंड पार्टिकल की स्टेट है। तो अगर हम कहते हैं कि दो पार्टिकल्स ने सेम स्टेट ऑक्यूपाई कर ली, दो पार्टिकल ने सेम स्टेट ऑक्यूपाई कर ली, जैसे कि फिर क्या होगा, N1 इक्वल टू N2 हो जाएगा। हम फिर राइट कर सकते हैं ना कि N1 विच इज इक्वल टू N2, क्योंकि हम खुद ही कह रहे हैं कि अगर हम ये ज्यूम कर लें कि दो पार्टिकल्स ने सेम स्टेट होल्ड कर ली है तो फिर हम कह सकते हैं N1 इक्वल टू N2 होगा। और इसको मज़ीद हम जो है सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा। हम इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से इक्वल टू N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू N। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे ये जो नोटेशंस है N1 और N2 ये ऐसे नहीं रहेंगी। यहाँ पे फिर आ जाएगा साई N1 की जगह पे साई N, सिमिलरली इधर भी साई N, इधर भी साई N,
इधर भी साई n, तो ये दोनों रोज सेम हो जाएंगी, दोनों रोज सेम हो जाएंगी। तो बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी के अंदर अगर दो रोज सेम हों तो वो आपके पास आइडेंटिकल रोज होती हैं, और फिर डिटर्मिनेंट क्या होता है, ख़त्म हो जाता है आइडेंटिकल रोज होने की फॉर्म में, उसका रिजल्ट डिटर्मिनेंट का इक्वल टू 0 हो जाता है। तो यही मैंने राइट किया है कि अगर हम इस तरह से ज्यूम कर लें कि अगर पार्टिकल्स सेम टाइम पर, दो पार्टिकल्स या दो से ज़्यादा पार्टिकल सेम टाइम पर सेम स्टेट को होल्ड करते हैं, तो फिर हमारे पास जो एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन है वो तो बिल्कुल वानिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो फिर इस सिचुएशन में डिटर्मिनेंट ख़त्म हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ख़त्म होने की सूरत में आपके पास एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और वो जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ है वो होल्ड नहीं करेगी। We can thus infer that in a system of n identical particles, no two fermions can occupy the same single particle state at a time. तो इसी तरह से जैसे कि दो पार्टिकल्स के लिए ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए कैसे एग्जिस्ट कर सकती है कि नंबर ऑफ पार्टिकल का आपके पास सिस्टम है, उसका आपने वेव फंक्शन राइट किया है, तो वो सारे पार्टिकल सेम स्टेट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो फिर आपके पास रिजल्ट तो कोई नहीं क्रिएट होगा। तो इसलिए पॉली एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल है वो इसी पर बेस करता है, इसी प्रिंसिपल जो इसी चीज़ को डिटर्मिन करता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक टाइम में एक स्टेट में एक से ज़्यादा फर्मियोन्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एवरी सिंगल पार्टिकल स्टेट कैन बी ऑक्यूपाइड बाय एट मोस्ट वन फर्मियोन। एट मोस्ट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक, एट मोस्ट सिर्फ और सिर्फ वन फर्मियोन, एक फर्मियोन होल्ड करेगा हर सिंगल पार्टिकल स्टेट। दिस इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को 1925 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, पास्टुलेट किया गया था। क्यों किया था? इसको पीरियोडिक टेबल को सेट करने के लिए, सीक्वेंस उसको करने के लिए, तरतीब देने के लिए डिफरेंट पार्टिकल्स को उनके स्टेट के रिस्पेक्ट, उनके स्पिन के रिस्पेक्ट। तो ये इसकी स्टेटमेंट क्या है? जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स और फर्मियोन्स सेम ही है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं, फर्मियोन्स भी लिख सकते हैं। इट स्टेट्स दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई साइमल्टेनियसली द सेम सिंगल क्वांटम स्टेट ऑन द सेम एटम। जो बात यहाँ पे याद रखने वाली है वो है सेम एटम। अब सेम एटम के अंदर जब पार्टिकल्स को आप स्टडी कर रहे होते हैं, उनके स्पिन वगैरह को या उनकी स्टेट्स के बारे में, तो वो और प्रॉपर्टीज़ रखते हैं किसी और एटम के लिए कोई और प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल आप हीलियम एटम ले लें, आप लिथियम एटम ले लें, तो लिथियम के अंदर पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ कुछ और होंगी और हीलियम के अंदर कुछ और होंगी। अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं, मतलब कि उनका सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो लाइक मैस, उनका चार्ज, etc। इस तरह से पार्टिकल्स सेम स्टेट के अंदर एक से ज़्यादा नहीं होंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक। देयर कैन बी ओनली वन और एट मोस्ट वन। यहाँ पे एक हो सकता है पार्टिकल या सिर्फ और सिर्फ एक। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई अ स्टेट ऑफ क्वांटम नंबर्स Ni, Li, Mli, Msi। ये आपके पास बेसिकली 4 क्वांटम नंबर्स हैं। मॉडर्न फिजिक्स 2 में आपने स्टडी किए थे ये ब्रीफ के साथ 4 क्वांटम नंबर्स, जो कि आपके पास ये स्पिन क्वांटम नंबर है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, रेडियल क्वांटम नंबर है एंड ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। Ni आपके पास रेडियल, Li आपके पास ऑर्बिटल, Mli आपके पास जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और Msi आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन 4 क्वांटम नंबर्स को आप जब वेव फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो साई, आप वेव फंक्शन जानते हैं कि साई को आप एज अ वेव फंक्शन रिप्रेजेंटेशन के लिए राइट करते हैं स्टेट वेक्टर साई। तो फिर उन 4 क्वांटम नंबर के साथ आप ये स्टेट फंक्शन लिख लेंगे इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेक्टर साई। अब यहाँ पे मैंने स्पिन क्वांटम नंबर के साथ एक और इंक्रीमेंट किया है जो ब्रैकेट के अंदर राइट किया है Ri और Si। ये बेसिकली स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ को फर्दर डिस्क्राइब कर रहा है। Si जो है वो स्पिन को, पार्टिकल के स्पिन को, और Ri पार्टिकल की स्पेशल मोशन को जो कि रेडियल मोशन होती है, और Si स्पिन मोशन को और
RI स्पेशल मोशन या वो आपके पास रेडियल मोशन कहलाती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की 2 टाइप्स की मोशन है, एक उसके अपने ही एक्सिस के गिर्द और एक जो है एटम के गिर्द। 2 टाइप्स की स्पिन होती है, एक जो है स्पेशल स्पिन और स्पेशल मोशन होती है और एक स्पिन मोशन होती है। 2 टाइप्स की मोशन होती है। द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। यस, हर एटम के लिए जो है पार्टिकल्स को किस तरह से अरेंज करेंगे। जैसे फर्दर आपके पास शेल्स होते हैं, S शेल है, P शेल है, D शेल है, F शेल है, तो उनके अंदर पार्टिकल्स किस अरेंजमेंट के साथ एग्जिस्ट करेंगे। ये एक रफ सा आइडिया है। देखें यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर 1s के अंदर पार्टिकल 1 अप स्पिन एंड 1 डाउन स्पिन के साथ एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद उसकी अगली स्टेट में 2s, अगर दोनों ही अप हैं पार्टिकल की स्पिन्स तो ये आपके पास क्रॉस कंसीडर होगा, ये रिजल्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सिमिलरली जब 2p के अंदर फर्दर आप ये बेसिकली आपके पास जो है सब शेल्स हैं, जो शेल होते हैं LMN और उनके बाद सब शेल होते हैं SPDF। तो ये सब शेल्स के अंदर फिर पार्टिकल्स की फर्दर स्पिन को रिप्रेजेंट किया गया है। जो अपवर्ड एरो है वो अप स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो डाउनवर्ड है वो डाउन स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऐसे नहीं हो सकता कि 1s जो स्टेट है उसके अंदर अगर एक अप है एक डाउन है तो ये तो ट्रू है, ये एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर फर्दर जो नेक्स्ट स्टेट है 2s उसके अंदर दोनों ही अप हैं तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली 2p है, उसके अगर दोनों ही डाउन होंगी वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो भी आपके पास रिजल्ट क्रॉस कंसीडर होगा। सही जो इसका रिजल्ट होगा वो यूं ही होगा कि एक अप और एक डाउन। इस तरह से अप और डाउन के साथ जो आपके पास स्टेट्स होंगी वो ट्रू स्टेट्स कहलाएंगी या वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक होंगी। जैसे कि हीलियम 1s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की स्पिन को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, दोनों अप के साथ भी वो क्रॉस कंसीडर होगा, दोनों डाउन के साथ भी क्रॉस कंसीडर होगा, 1 अप एंड 1 डाउन के साथ वो करेक्ट कंसीडर होगा। इट हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्मियंस। उनकी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जो है फर्मियंस की मैंने अभी बता दिया है कि स्पिन मोशन और स्पेशल मोशन होती है, तो उस पर ये डायरेक्ट इफेक्ट क्रिएट करता है। अब जी हमने फर्मियंस का तो बता दिया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने कह दिया कि फर्मियंस जो है सेम टाइम पर सेम स्टेट होल्ड नहीं कर सकते। ओके हो गया, हमने उसको स्टडी भी कर लिया, हमने उसको स्टेट्स के अंदर भी रिप्रेजेंट कर दिया कि अप और डाउन स्पिन वाले जो करेक्ट कंसीडर होंगे, दोनों अप या दोनों डाउन वाले करेक्ट कंसीडर नहीं होंगे। लेकिन व्हाट अबाउट बोसोन्स? बोसोन क्या करेंगे? क्या वो दोनों स्टेट होल्ड सेम टाइम पर 2 पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स, 4 पार्टिकल्स या n पार्टिकल्स सेम टाइम पर सेम स्टेट को होल्ड कर सकते हैं? ये क्वेश्चन राइज होता है क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने तो सिर्फ फर्मियंस के बारे में बताया या सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया, बोसोन्स के बारे में नहीं बताया। क्वेश्चन तो राइज होता है। तो बोसोन्स क्या है हम जानते हैं, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को होल्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि बोसोन्स ये प्रॉपर्टी रखते हैं कि वो सेम टाइम पर सेम स्टेट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। जब एक ही टाइम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक ही एटम के अंदर एक ही स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, दिस टर्म इज कॉल्ड बोसोन कंडेंसेशन। बोसोन कंडेंसेशन। क्या इनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है जैसे कि फर्मियंस के लिए? रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है? मतलब ये कि जैसे फर्मियंस सेम स्टेट के अंदर 1 अप और 1 डाउन स्पिन के साथ एग्जिस्ट करेगा, ये रिस्ट्रिक्शन थी फर्मियंस के लिए। क्या बोसोन्स के लिए है ऐसी रिस्ट्रिक्शन? नो, नॉट एट ऑल, इनके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी मैंने बताया है कि बोसोन सेम टाइम पर सेम स्टेट के अंदर मल्टीपल पार्टिकल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। फर्दर देख लें, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ बोसोन्स दैट कैन ऑक्यूपाई अ सिंगल स्टेट। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सिंगल स्टेट के अंदर कितने बोसोन एग्जिस्ट कर सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं उस स्टेट को, कोई मसला नहीं है।
इंस्टेड ऑफ द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ फर्मियोन्स। फर्मियोन्स जो है वो सिर्फ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को होल्ड करते हैं, बोसॉन्स नहीं करेंगे उसको। बोसॉन टेंड टू कंडेंस ऑल इन द सेम स्टेट। बोसॉन जो है टेंड टू कंडेंस का मतलब है कि एक ही स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, लाई करेंगे। कंडेंस का मतलब होता है ना एक जगह पे इकट्ठा हो जाना, तो एक जगह पे वो इकट्ठे हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल वो ग्राउंड स्टेट के अंदर हो जाते हैं, जो उनकी अभी इनिशियल स्टेट ही है। ग्राउंड स्टेट के अंदर मल्टीपल पार्टिकल्स बोसोनिक प्रॉपर्टीज रखने वाले जब एग्जिस्ट करेंगे, दिस टर्म इज कॉल्ड बोसॉन कंडेंसेशन। अब देखें, मैंने कहा कि एक एटम के अंदर जैसे कि मल्टीपल पार्टिकल्स होते हैं और फिर उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, तो ऐसे भी पॉसिबल है कि एक ही एटम के अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स यानी उनके डिफरेंट आइसोटोप्स जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखें। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल हीलियम का एटम है, उसके फर्दर आप 2 आइसोटोप्स कंसिडर कर लें, हीलियम 4 एंड हीलियम 3। इसमें जो हीलियम 4 है वो बोसोनिक सिस्टम है और हीलियम 3 क्या है, वो फर्मियोनिक सिस्टम है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी एग्जाम्पल के साथ समझाया था। हीलियम 4 जो है वो बोसोनिक सिस्टम है, तो जो बोसोन्स हैं वो टोटली डिफरेंट उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। वो आपके पास कम्यूटेशन को होल्ड करते हैं, वो आपके पास जो है उनका वेव फंक्शन सिमेट्रिक होता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को नहीं वो होल्ड करते, उनमें कंडेंसेशन होती है। इसी तरह से जो फर्मियोन्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ बोसोन्स के ऑपोजिट हैं। तो इस तरह से जब हम ये एग्जांपल बताने का मकसद ये है कि एक ही एटम के अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रख सकते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया है कि हीलियम का अगर फॉर एग्जांपल हम एटम स्टडी करते हैं, उसके आइसोटोप्स को फर्दर स्टडी करते हैं, तो हीलियम 4 बोसॉन है, बोसोनिक है। और कैसे पता चला, मैंने ये भी बताया था, एक तरीका ये भी जानने का है कि उसका जो ये फंक्शन है एटॉमिक नंबर है 4। जो इवन एटॉमिक नंबर रखते हैं वो आपके पास बोसोनिक होते हैं, जो ओड फंक्शन रखते हैं, ओड एटॉमिक नंबर रखते हैं, वो फर्मियोन्स होते हैं। सो ऑल द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हीलियम 4 a boson system occupy the same ground state. This phenomenon is known as Bose-Einstein condensation. हम उसको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन भी कहते हैं। The properties of liquid helium 3 are however completely different from those of liquid 4. Yes, जब वो फर्मियोन होगा तो फिर उसकी बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ completely different होंगी बोसॉन से, because helium 3 is a फर्मियोन सिस्टम, क्योंकि वो फर्मियोन सिस्टम है। तो फर्मियोन सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ बोसॉन से टोटली डिफरेंट होंगी। फर्दर कुछ और पार्टिकल्स को अगर हम उनके स्टेट्स के बारे में देखें, तो हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटोप जो प्रोटियम होता है, जैसे 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, तो फर्स्ट जो 1s में है तो उसकी फर्स्ट पार्टिकल, एक पार्टिकल के लिए जो स्पिन है अप होगी। हीलियम के अगर फर्स्ट आइसोटोप को स्टडी करते हैं तो 1 अप और 1 डाउन के लिए स्टेट एग्जिस्ट करेगी। सिमिलरली लिथियम 1s 2s में भी या तो आपके पास एक ही पार्टिकल हो तो उसकी 1 अप या 1 डाउन एग्जिस्ट करेगी। अगर 2 पार्टिकल हैं तो वो 1 अप और 1 डाउन के साथ एग्जिस्ट करेंगे। सिमिलरली लिथियम के लिए भी 1 अप और 1 डाउन 2 पार्टिकल्स के लिए, और अगर पार्टिकल ही एक है तो फिर 1 अप या 1 डाउन के लिए, कि वो उसके साथ दोनों ही अप या दोनों ही डाउन नहीं होंगी। इसके बाद फर्दर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अ सिंगल ऑर्बिटल कैन कंटेन अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑपोजिट स्पिन, के एक स्टेट के अंदर 2 पार्टिकल इसी सूरत में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये 2 पार्टिकल्स है ना, एक अप के साथ और एक डाउन के साथ, तो एक स्टेट के अंदर 2 पार्टिकल इसी सूरत में एग्जिस्ट कर सकते हैं जब एक अप के स्पिन के साथ होगा और एक डाउन स्पिन के साथ। अदरवाइज स्टेट के अंदर एक से ज़्यादा पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, जैसे कि ये यहाँ पे नज़र आ रहा है हाइड्रोजन के लिए। नेक्स्ट जो आज हमारा मेन फोकस है वो वेव फंक्शन है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हम वेव फंक्शन को किस तरह से राइट करेंगे। तो हम जानते हैं कि जब हम वेव फंक्शन राइट करते हैं तो वेव फंक्शन राइट करने के लिए हमें श्रोडिंगर इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। जब श्रोडिंगर इक्वेशन को हम इन टर्म्स ऑफ स्पिन राइट करते हैं, जो कि प्रिंसिपल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें स्पिन भी इन्वॉल्व है पार्टिकल्स की,
डेफिनेटली पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का जिक्र तब भी आता है जब हम पार्टिकल्स की स्पिन को डिस्कस करते हैं कि उनकी अप स्पिन है या डाउन स्पिन है। तो जब वेव फंक्शन को राइट करने के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन राइट करते हैं उसके अंदर स्पिन को भी इन्वॉल्व करते हैं, तो आपके पास जो टोटल वेव फंक्शन होता है वो डिवाइड हो जाता है टू टर्म्स में फर्दर। कौन सी टू टर्म्स में? स्पेशल पार्ट और स्पिन पार्ट। स्पेशल या रेडियल पार्ट जो डिस्क्राइब करता है रेडियल मोशन को, और स्पिन पार्ट उसकी स्पिन को बताता है। यानी कि टोटल वेव फंक्शन जो होगा वो बिहेव करेगा एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट वन इज स्पेशल पार्ट एंड सेकंड इज स्पिन पार्ट। जब हम इसको राइट करेंगे तो ये देखें, ये आपके पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे ये जो आपके पास कैपिटल साई फंक्शन नज़र आ रहा है, ये टोटल स्टेट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल साई फंक्शन टोटल वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि स्पेशल पार्ट को और स्पिन पार्ट का कॉम्बिनेशन है। जब हम इसको फर्दर राइट करते हैं, इसको फर्दर यानी इसको हम ब्रीफ के साथ फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये प्रोडक्ट होगा टू सेपरेट पार्टिकल्स का, पार्ट्स का। स्पेशल पार्ट को हम सेपरेटली राइट करेंगे और स्पिन पार्ट को हम सेपरेटली राइट करेंगे। यहाँ पे जो स्मॉल साई है वो स्पेशल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है विद प्रोडक्ट ऑफ एक्साई एस जो है वो स्पिन पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर स्मॉल साई एंड स्मॉल एक्साई आर टू पार्ट्स that one is represents special part and second is spin part। तो हम इस सादा अल्फाज में कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ स्पिन पार्ट एंड स्पेशल पार्ट गिव्स अस द कंप्लीट वेव फंक्शन when spin also involves for the particles। जब हम पार्टिकल्स की स्पिन को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर, तो हमें फिर उसका वेव फंक्शन कंप्लीट राइट करने के लिए इक्वेशन को मॉडिफाई करना पड़ता है, और इक्वेशन फिर इस तरह से मॉडिफाई होती है कि हम स्पेशल पार्ट को और स्पिन पार्ट को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आपके पास एक्साई एस स्पिन पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, साई आर जो है स्पेशल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ये तो किसी एक इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए हो गया, ये रिजल्ट, ये इक्वेशन किसी इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए। लेकिन अगर आपके पास एन पार्टिकल सिस्टम हो तो उसके लिए फिर वेव फंक्शन आप स्पिन को इन्वॉल्व करते हुए किस तरह से राइट करेंगे, तो हम फर्दर इनको आर और एस को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे, R1, R2, R3 अप टू Rn, सिमिलरली S1, S2 अप टू Sn। देख लें, द वेव फंक्शन ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स विच हैव स्पिन्स, जो कि स्पिन्स भी रखते हैं, इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्पेशल पार्ट एंड द स्पिन पार्ट। तो वो प्रोडक्ट होगी स्पेशल पार्ट की एंड स्पिन पार्ट की। सेम इसी रिजल्ट को हम फर्दर एन पार्टिकल सिस्टम जब कर लेते हैं, तो R1 S1 यहाँ तक एक पार्टिकल के लिए, R2 S2 सेकेंड पार्टिकल के लिए, अप टू Rn Sn एन पार्टिकल के लिए। सिमिलरली राइट हैंड साइड पर ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेशल पार्ट फॉर एन पार्टिकल सिस्टम एंड ये स्पिनिंग पार्ट फॉर एन पार्टिकल सिस्टम। This wave function must satisfies the appropriate symmetry requirements when the n particles are identical। ये तो हो गया था एक सिंगल पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन जब स्पिन इन्वॉल्व हो। ये हो गया n पार्टिकल सिस्टम के लिए वेव फंक्शन जब स्पिन इन्वॉल्व हो। लेकिन व्हाट अबाउट सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन? व्हाट अबाउट सिमेट्री पोस्टुलेट एंड सिमेट्री रिक्वायरमेंट्स? And what about when particles are identical? तब क्या होगा जब पार्टिकल्स आइडेंटिकल हों, या हम पार्टिकल्स का एंटी सिमेट्रिक या सिमेट्रिक देखना चाहते हों, या हम सिमेट्री रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वेव फंक्शन राइट करना चाहते हों, तो फिर ये थर्ड कंडीशन लागू होगी। हम फर्दर इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे इन रिजल्ट्स के अंदर बाय यूजिंग और बाय अप्लाइंग द सिमेट्री स्टेट्स, सिमेट्री पोस्टुलेट्स, सिमेट्री रिक्वायरमेंट्स, और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए क्या वो पार्टिकल्स क्या हो गए हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल्स।
ये आप जानते हैं कि ये मैंने थोड़ा सा उसी चीज़ को डिफ़ाइन किया है कि आप जब वेव फंक्शन लिखते हैं तो ये आपके पास वेव फंक्शन या प्रोबेबिलिटी होती है टोटल की, तो ये आपके पास इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए प्रोबेबिलिटी या एम्पलीट्यूड फॉर वन स्टेट, यहाँ पे psi1 वन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, psi2 सेकंड पार्टिकल के लिए सेकंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब हम वेव फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ बोसॉन्स एंड फर्मियोन्स लिखते हैं तो आप जानते हैं कि बोसॉन्स के लिए प्लस का साइन आ जाता है, जैसे ये मैंने राइट किया हुआ है, और पार्टिकल्स आइडेंटिकल होते हैं तो 1 2 और 1 2, फिर आप उनको इस तरह से चेंज जब करेंगे ए बी और बी ए, पोजीशंस चेंज होने की फॉर्म में। और फर्मियोन्स के लिए नेगेटिव साइन आता है, तो ये नेगेटिव साइन फॉर फर्मियोन्स, पॉजिटिव साइन फॉर बोसॉन। ये मैंने जस्ट वेव फंक्शन को जो हम राइट करते हैं उसकी नोटेशंस यहाँ पे राइट की हैं, और ये आपके पास टोटल वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी बोसॉन और फर्मियोन के कम्बिनेशन का टोटल फंक्शन या टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके, अब जो है मैंने अभी कहा कि जब आपके पास पार्टिकल्स आइडेंटिकल भी हों और हम उनकी सिमेट्री रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम वेव फंक्शन राइट करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि पार्टिकल्स हमारे पास सिमेट्रिक हैं या एंटी सिमेट्रिक हैं, तो कैसे राइट करेंगे। अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंदर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। कौन से पार्टिकल्स का जो, क्योंकि अब हमारे पास ये दो स्टेट्स हैं, एक जो है स्पेशल पार्ट है और एक स्पिन पार्ट है, तो अगर टोटल वेव फंक्शन इस पार्ट्स की फॉर्म में हम इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि स्पेशल पार्ट और स्पिन पार्ट, तो अब हमें नहीं पता कि वो इसमें जो स्पेशल पार्ट है वो एंटी सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है, या फिर जो स्पिन पार्ट है वो सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है। तो हम जनरल फार्मूला फिर मैंने राइट किया इसके लिए कि जनरल फार्मूला हो सकता है कि जो हमारे पास जो स्पेशल पार्ट है, रेडियल पार्ट है, वो एंटी सिमेट्रिक है और स्पिन पार्ट भी एंटी सिमेट्रिक है। एक तो ये हो गया चांस। दूसरा ये कि आपके पास जो स्पेशल पार्ट है वो भी सिमेट्रिक है और जो स्पिन पार्ट है वो भी सिमेट्रिक है। तो अगर आपके पास दोनों पार्ट्स का कम्बिनेशन, यानी स्पेशल पार्ट का और रेडियल पार्ट का, स्पिन पार्ट का और स्पेशल पार्ट का कम्बिनेशन एंटी सिमेट्रिक है, तो आपके पास जो टोटल वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक आएगा। इसको मज़ीद एक मैं एग्जांपल में भी बताऊंगी। जब वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक होगा तो रिजल्ट आपके पास सिमेट्रिक आएगा। सिमिलरली जब आपके पास रिजल्ट सिमेट्रिक और सिमेट्रिक होगा तो भी रिजल्ट आपके पास सिमेट्रिक आएगा। एंटी सिमेट्रिक ये तब आएगा जब आपके पास एक इनमें से एंटी सिमेट्रिक हो और एक सिमेट्रिक हो। तो हम जब बोसॉन्स के लिए वेव फंक्शन राइट करेंगे तो हमें पता है हम बोसॉन का जो वेव फंक्शन है वो हमेशा सिमेट्रिक होता है, फर्मियोन्स का एंटी सिमेट्रिक होता है। तो फिर हमें इन दोनों को या तो एंटी सिमेट्रिक रखना होगा या इनको सिमेट्रिक रखना होगा। हम ये नहीं कर सकते कि ये सिमेट्रिक हो और ये एंटी सिमेट्रिक हो। ये बात गौर करने वाली है कि जब भी बोसॉन्स का पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग या स्पिन को इन्वॉल्व करते हुए वेव फंक्शन राइट करेंगे, स्पिन को मद्देनजर रखते हुए जब वेव फंक्शन राइट करेंगे तो वो हमेशा बोसॉन का सिमेट्रिक होता है। तो सिमेट्रिक आएगा ही तब जब ये दोनों पार्ट्स या तो एंटी सिमेट्रिक होंगे या सिमेट्रिक होंगे। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ये एस और ये भी एस, दोनों सिमेट्रिक या दोनों एंटी सिमेट्रिक, ओपोजिट नहीं हो सकते सिमेट्रिक इस सिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए। In the case of a system of n identical bosons, the wave function must be symmetric, hence the special and spin parts must have the same parity. बात जो यहाँ पे गौर करने वाली है वो है सेम पैरिटी। ये लफ्ज़ जो है सेम पैरिटी का मतलब ही ये है कि या फिर ये आपके पास ये भी एंटी सिमेट्रिक, ये भी एंटी सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक और ये सिमेट्रिक, सेम पैरिटी होगी तो फिर आपके पास रिजल्ट सिमेट्रिक आएगा। ये है बोसॉन्स के लिए, बोसॉन्स के लिए। और ये भी याद रहे कि ये एन आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए है। वन, ये देखें 1 2 3 अप टू एन, 1 2 3 अप टू एन, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए कह दिया। इसको इक्वेशन नंबर ए कहने का क्या मकसद था, वो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल सॉल्व करनी है हमने, तो उसके अंदर ये रिजल्ट यूज़ होने हैं, तो इसलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर ए कह दिया।
अब नेक्स्ट जो है बोसॉन्स के लिए तो हमने राइट कर लिया, हमने स्टडी कर लिया। फर्मियोन्स के लिए जब हम राइट करेंगे वेव फंक्शन एन आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए, एन आइडेंटिकल फर्मियोन्स के लिए जब हम वेव फंक्शन राइट करेंगे तो हम जानते हैं फर्मियोन्स का वेव फंक्शन हमेशा एंटीसिमेट्रिक होता है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, जो स्पेस के पार्ट्स हैं हमारे पास, स्पिन पार्ट और स्पेशल पार्ट मस्ट हैव डिफरेंट पैरिटीज। ये एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ही जब हम सिमेट्री पोस्टुलेट अप्लाई करते हैं तो ये उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्मियोन्स के लिए पैरिटीज डिफरेंट होनी चाहिए। क्या मतलब है, यानी कि अगर आपके पास स्पेशल पार्ट एंटीसिमेट्रिक है तो फिर स्पिन पार्ट मस्ट भी सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमिलरली अगर आपके पास स्पेशल पार्ट सिमेट्रिक है तो फिर जो स्पिन पार्ट है वो मस्ट भी एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए, क्योंकि इसमें एंटीसिमेट्रिक हमेशा तभी होगा जब ये दोनों का प्रोडक्ट ऑपोजिट पैरिटी रखेगा, डिफरेंट पैरिटी रखेगा। एंटीसिमेट्रिक और सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक गिव्स यू एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन। तो इस तरह से आप जो है वो टोटल वेव फंक्शन राइट करेंगे फर्मियोन्स के लिए, जो कि एन आइडेंटिकल फर्मियोन्स होंगे और उनका वेव फंक्शन फिर आपके पास एंटीसिमेट्रिक होगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर बी कह दिया है क्योंकि हमें फर्दर इसकी नेक्स्ट ज़रूरत है। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जो है ये इसी आर्टिकल फॉर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से रिलेट करती है, तो इसलिए मैंने कहा इसको भी मैं साथ ही करवा देती हूँ, आपको समझ आ जाएगी इसकी मज़ीद। एग्जाम्पल हमें क्या है कि हमने इसमें वेव फंक्शन लिखना है, टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। देखें रिक्वायरमेंट गिवन है कि टू पार्टिकल्स होंगे जो कि आइडेंटिकल होंगे, नॉन इंटरेक्टिंग होंगे, उनके लिए वेव फंक्शन राइट करना है। स्टेटमेंट देख लें, फाइंड द वेव फंक्शंस ऑफ टू सिस्टम्स ऑफ आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। वेव फंक्शन राइट करना है, दो सिस्टम हैं जो कि आइडेंटिकल भी हैं, नॉन इंटरेक्टिंग भी हैं। फर्स्ट सिस्टम जो है कंसिस्ट करता है टू बोसॉन्स के ऊपर और सेकंड सिस्टम कंसिस्ट करता है टू फर्मियोन्स के ऊपर। और फर्मियोन्स की हमें पता है स्पिन हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होती है, जो कि बोसॉन्स की इंटीग्रल स्पिन होती है और फर्मियोन्स की हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है। तो इसलिए जब भी स्पिन 1/2 फर्मियोन ना भी लिखा हो तो स्पिन 1/2 लिखी हो तो इसका मतलब ये है कि ये फर्मियोन्स की बात हो रही है। तो ये स्टेटमेंट गिवन है, दो सिस्टम अलग अलग कंसिडर करने हैं, उनका वेव फंक्शन राइट करना है। एक सिस्टम में दो बोसॉन्स है और दूसरे सिस्टम के अंदर दो फर्मियोन्स हैं। तो अब जब पार्टिकल्स नॉन इंटरेक्टिंग भी हैं, आइडेंटिकल भी हैं, तो यहाँ पे दो रिजल्ट्स कंबाइन होंगे, क्योंकि नॉन इंटरेक्टिंग का भी जिक्र आया है। तो हमने प्रीवियस दो रिजल्ट स्टडी किए थे नॉन इंटरेक्टिंग के केस में, जो कि मैंने यहाँ पे इक्वेशंस राइट की हैं। ये दोनों आपको इक्वेशन नज़र आ रही हैं सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक की फॉर्म में। ये इक्वेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी जब पार्टिकल्स आपके पास नॉन इंटरेक्टिंग थे। तो मैंने सोल्यूशन में लिखा हुआ है, फॉर अ सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग बोसॉन्स we use the following two equations along with equation number A and B। अभी मैंने कहा कि उसको मैंने इक्वेशन ए और बी को का नाम क्यों दिया, क्योंकि हमें फर्दर उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं सबसे पहले बोसॉन का वेव फंक्शन राइट करूँगी, फिर मैं फर्मियोन्स का राइट करूँगी, लेकिन किसको मद्देनज़र रखते हुए, इक्वेशन ए और बी, साथ में ये दोनों रिजल्ट्स, इन दोनों रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए मैं, और साथ में इक्वेशन ए और बी को यूज़ करते हुए मैं बोसॉन और फर्मियोन्स के लिए वेव फंक्शन राइट करने जा रही हूँ। उससे पहले आप देखें बोसॉन का जो वेव फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक होता है, दो पार्टिकल्स का जिक्र है, तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन राइट की थी। फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल, जब इंटरचेंज करेंगे पोजीशन पार्टिकल की तो ये इस तरह से आ जाएगा, 2 और 1 रिप्लेस इंटरचेंज होने के बाद। और एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन फर्मियोन्स का होता है, उसके साथ इधर माइनस साइन आता है, ऑपोजिट स्पिन की वजह से, अप और डाउन स्पिन की वजह से माइनस साइन होता है। तो इसलिए ये रिजल्ट आपके पास सिमिलर ही होता है, सिमेट्रिकल, जस्ट जो चेंज होता है वो साइन का होता है। तो ये दोनों इक्वेशन यूज़ होंगी, जो ये दोनों रिजल्ट्स हैं, और इक्वेशन नंबर ए और बी। तो देखें मैं अभी बोसॉन और फर्मियोन का जो वेव फंक्शन राइट करती हूँ। अब पहले मैं बोसॉन्स का वेव फंक्शन राइट करती हूँ। बोसॉन का वेव फंक्शन है तो फिर मतलब नाम से ही ज़ाहिर है बोसॉन है, बोसॉनिक है, तो उनका वेव फंक्शन सिमेट्रिक होगा।
बोसोन का वेव फंक्शन सिमेट्रिक होगा, पार्टिकल 2 का ही कहा था स्टेटमेंट में, तो इसलिए ये फॉर फर्स्ट पार्टिकल S1 और R1 और R2 S2 फॉर सेकंड पार्टिकल। और अभी जो प्रीवियस 2 रिजल्ट्स राइट किए थे उसमें 1/√2 फैक्टोरियल भी हमें जो गिवन था, ये 1/√2 2 पार्टिकल्स के लिए है और ये बेसिकली नॉर्मलाइजेशन फैक्टर कहलाता है। ये मैंने शुरू के लेक्चर में बताया था कि ये टर्म आपके पास नॉर्मलाइजेशन फैक्टर होती है। ये जो है 1/√2 का फैक्टोरियल, ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर होता है। 2 पार्टिकल्स हैं तो 2 का फैक्टोरियल, 3 पार्टिकल्स हैं तो 3 का फैक्टोरियल, 4 पार्टिकल्स हैं तो 4 का फैक्टोरियल, n पार्टिकल्स हैं तो फिर यहाँ पे n का फैक्टोरियल आएगा। ओके हो गया। तो ये हमने नॉन इंटरैक्टिंग केस की इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमने इसको राइट कर लिया। अब फर्दर जब हम राइट करेंगे सिमेट्रिक वेव फंक्शन के अंदर बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर A एंड B। अब इक्वेशन नंबर A में क्या था, जो आपके पास रेडियल पार्ट था या स्पेशल पार्ट था वो भी मैंने लिखा हुआ था। आप देखें इक्वेशन नंबर A, उसमें मैंने राइट किया है, ये आपके पास जो स्पेशल पार्ट है वो है एंटी सिमेट्रिक। इक्वेशन नंबर A के अंदर जो रेडियल पार्ट है या स्पेशल पार्ट है वो एंटी सिमेट्रिक है। मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे साई A। तो जब वो एंटी सिमेट्रिक है तो फिर यहाँ पे साइन जो है वो माइनस का ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पे मैंने साइन माइनस का लिखा है, क्योंकि रेडियल या स्पेशल पार्ट का जो फंक्शन है वो एंटी सिमेट्रिक है। क्योंकि हमारे पास सिमेट्रिक आएगा ही तब जब ये वाला जो स्पिन पार्ट है और जो रेडियल पार्ट है या स्पेशल पार्ट है वो एंटी सिमेट्रिक होंगे। तो एंटी सिमेट्रिक होने की वजह से यहाँ पे साइन माइनस आया। बाकी ये आपके पास एज इट इज़ रहेगा फर्स्ट पार्टिकल के लिए, सेकंड पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन सिमिलरली एंटी सिमेट्रिक था माइनस, फिर फर्स्ट पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल। लेकिन यहाँ पे चेंज किस में आएगा, उनकी पोजीशंस में R1 और R2 को मैंने इंटरचेंज कर दिया। स्पिन के फैक्टर को हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज़ राइट करेंगे। 2 पार्टिकल है तो S1 S2, 3 होंगे तो इधर S3 का भी इंक्रीमेंट होगा, और अगर n पार्टिकल होंगे तो हम इसको डॉटेड करके अप टू Sn लिख लेंगे। स्पिन पार्टिकल में हम उनकी स्पिन को इंटरचेंज नहीं करेंगे, स्पिन जो है अंडरस्टूड है वो सेम ही रहेगी। सिमिलरली जब मैंने इक्वेशन नंबर A के ही अंदर जो दूसरा पार्ट था उसमें आप देखें कि आपके पास जो सिमेट्रिक पार्ट है या स्पिन पार्ट है वो आपके पास सिमेट्रिक है, और जो स्पेशल पार्ट है वो भी सिमेट्रिक है। उसमें जो है मैंने सेकंड जो उसका स्टेप है उसमें मैंने जो वेव फंक्शन राइट किया है वो है साई S। इक्वेशन नंबर A को आप देखें, इक्वेशन नंबर A को आप देखेंगे तो वो है आपके पास जो स्पेशल पार्ट का वेव फंक्शन साई S है। तो इक्वेशन नंबर A को ही यूज़ करते हुए जब मैं इन टर्म्स ऑफ नॉन इंटरैक्टिंग केस वेव फंक्शन राइट करूँगी तो ये आपके पास यहाँ पे फिर प्लस ही रहेगा, क्योंकि वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक और सिमेट्रिक ही आपको सिमेट्रिक वेव फंक्शन देगा। तो ये भी सिमेट्रिक था इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, ये भी सिमेट्रिक है, ये एज इट इज़ रखेंगे, बाकी पार्टिकल को इंटरचेंज करेंगे तो बाकी रिजल्ट एज इट इज़ रहेगा। इस तरह से आप सिमेट्रिक वेव फंक्शन राइट करेंगे फॉर बोसोन्स। ये था बोसोन्स के लिए। ये वेव फंक्शन जो है ये आपके पास है बोसोन के लिए। इस तरह से आप इसको यहाँ पे राइट कर देंगे कि ये बोसोन्स के लिए। अब रह क्या गया, जो हमने वेव फंक्शन राइट करना है वो फर्मियोन्स के लिए। जब फर्मियोन्स का वेव फंक्शन राइट करेंगे जिनकी स्पिन हाफ इंटीग्रल होती है तो हम फिर अगेन इक्वेशन नंबर B यूज़ करेंगे, क्योंकि अब हम एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन लिखने जा रहे हैं। और साथ में स्पेशल जो अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया है स्पेशल रिजल्ट एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए, उसको यूज़ करते हुए सेम यहाँ पे 1/√2 जो है आपके पास नॉर्मलाइजेशन फैक्टर आएगा। बाकी रिजल्ट एज इट इज़। यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो फिर अगेन यही है कि ये जो स्पिन पार्ट है ये एज इट इज़, और इधर एंटी सिमेट्रिक स्पिन पार्ट एज इट इज़। अब हमें पता है एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन कब क्रिएट होता है, जब यहाँ पे स्पिन पार्ट भी आपके पास जो है वो सिमेट्रिक हो
और इधर जो है आपके पास एंटी सिमेट्रिक हो, जो आपके पास स्पेशल पार्ट था वो एंटी सिमेट्रिक हो, यानी ए और एस ऑपोजिट पैरिटी होगी उनकी। इधर आपके पास सेम पैरिटीज़ थी, इधर आपके पास ऑपोजिट पैरिटीज़ थी फर्मियोन्स के लिए। तो ये ऑपोजिट पैरिटी में जो फर्स्ट वेव फंक्शन था इक्वेशन नंबर बी के अंदर वो आपके पास एंटी सिमेट्रिक था, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आया है। बाकी रिजल्ट एज इट इज़ यहाँ पे पार्टिकल्स को चेंज करके लिख देंगे, R1 की जगह पे R2, R2 की जगह पे R1। सिमिलरली आप जब इसको नेक्स्ट अगले के लिए राइट करेंगे, दूसरे जो आपके पास फंक्शन था एंटी सिमेट्रिक, जो स्पेशल पार्ट स्पिन पार्ट था और स्पेशल पार्ट भी आपके पास जो था वो सिमेट्रिक, ये आपके पास सिमेट्रिक था तो इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन, ये एंटी सिमेट्रिक। तो ये आप जानते हैं कि एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मिलकर एंटी सिमेट्रिक क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से ये जो टोटल है आपके पास वेव फंक्शन, ये फर्मियोन्स का वेव फंक्शन कहलाता है, फर्मियोन्स का वेव फंक्शन। तो ये रिज़ल्ट में मैंने राइट कर दिया है। अगर किसी को भूल जाए या आपको ना समझ आया हो तो रिज़ल्ट से आप देख के, जब भी आपके पास एक वेव फंक्शन सिमेट्रिक हो और दूसरा आपके पास एंटी सिमेट्रिक हो, उसका रिज़ल्ट आपके पास हमेशा एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन आएगा। जैसे यहाँ पे ये सिमेट्रिक, ये रिज़ल्ट में सिमेट्रिक और इधर ये आपके पास एंटी सिमेट्रिक था, तो रिज़ल्ट हमेशा एंटी सिमेट्रिक आएगा। सिमिलरली अगर आपके पास वेव फंक्शन सिमेट्रिक वेव फंक्शन है एक और दूसरे वाला भी सिमेट्रिक है, तो रिज़ल्ट आपके पास सिमेट्रिक वेव फंक्शन आएगा। इसी तरह से अगर आपके पास एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है एक, दूसरा भी एंटी सिमेट्रिक है, तो रिज़ल्ट आपके पास सिमेट्रिक वेव फंक्शन आएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी कि जब भी आपके पास एंटी सिमेट्रिक या सिमेट्रिक यानी दोनों ऑपोजिट होंगे, ऑपोजिट पैरिटी होगी, तो रिज़ल्ट एंटी सिमेट्रिक आएगा। अदरवाइज सिमेट्रिक भी सेम पैरिटी है, एंटी सिमेट्रिक भी सेम पैरिटी है, तो इसके लिए रिज़ल्ट सिमेट्रिक ही आएगा दोनों के लिए। नेक्स्ट आपकी मैंने प्रैक्टिस के लिए इस तमाम जो लेक्चर्स अभी तक हो गए हैं आइडेंटिकल पार्टिकल से रेलिवेंट सब की जो भी इनकी पॉसिबिलिटीज़ थी उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं। ये कुछ जो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन ये प्रॉब्लम नंबर 1 है, ये मैंने एग्जांपल एक अपने लेक्चर में ही करवाई थी प्रीवियस में, ये उसी से रेलिवेंट है, बस थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज है, थोड़ा सा समझने की है, वो आपने अगर लेक्चर्स मेरे अच्छे से स्टडी किए होंगे तो आप इनको सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे ये तमाम जो मैंने प्रॉब्लम्स हैं, ये टोटल 8 प्रॉब्लम्स हैं, इनमें मैंने सारी एग्जांपल्स मैंने खुद करवाई हुई हैं और तमाम लेक्चर्स के ही ये रेलिवेंट है, लेकिन थोड़ी सी वैल्यूज़ डेफिनेटली चेंज करनी थी, वो मेरा बनता भी था, और मैंने वैल्यूज़ चेंज की हैं, थोड़ा सा उनमें ट्रिक रखा है, वो ट्रिक को यूज़ करते हुए आपने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ये टोटल 8 प्रॉब्लम्स हैं, तो आपने इनको यूज़ करना, इनको सॉल्व करना है बाय यूजिंग ऑल नॉलेज ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, जिसमें मैंने आपको जो खुद सारी एग्जांपल्स भी सॉल्व करवाई हैं और तमाम लेक्चर्स में भी मैंने इनको आपको सॉल्व करने का तरीका बताया है। ये जो लास्ट वाली एग्जांपल है, प्रॉब्लम है, ये आज के लेक्चर से रिलेट करती है, जो कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और एग्जांपल अभी मैंने सॉल्व करवाई है। तो इससे रेलिवेंट जो है आपको कोई भी मसला हो, क्वेश्चन हो, तो वो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। और यहाँ तक आइडेंटिकल पार्टिकल सिस्टम का जो सीरीज़ है या आपकी आउटलाइन है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम कुछ और आर्टिकल्स या फर्दर जो कंटेंट्स हैं वो स्टडी करेंगे। अगर यहाँ तक कोई भी मसला हो तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।